हेलो एवरीवन। देखो, हमने पिछले लेक्चर में अरीन और एरोमेटिसिटी को डिस्कस कर रहे थे, तो ये आज हमारी लास्ट वीडियो होगी और हमारा आज यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है हमारा आज का? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजीन। मीन्स क्या है कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर पहले से कोई आपके पास अटैचमेंट लगी हुई है और फिर आप कोई दूसरे ग्रुप को उसके पास अटैच करने के लिए ला रहे हो, या फिर जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो अगर बेंजीन के ऊपर, तो पहले से लगा हुआ ग्रुप आने वाले ग्रुप को किस तरह इफेक्ट करता है, उसकी रिएक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करता है, या फिर वो उसके रेट को कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे दो फैक्टर देखे जाते हैं, जो दो इफेक्ट देखे जाते हैं जो कि हमारी बेंजीन रिंग को अपने ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं। मतलब आपकी जो बेंजीन रिंग है दो इफेक्ट इंट्रोड्यूस करती है अपने अंदर, जिसको फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट हमारे पास है ओरिएंटेशन इफेक्ट फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो आपका आने वाला जो ग्रुप है वो उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि आपके पास लगा हुआ ग्रुप पहले कैसे ओरिएंटेट है, मतलब वो किस पोजीशन पे वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपका होगा, सेकंड होता है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग, कि आपकी जो एरोमेटिक जो रिंग है वो कितना रिएक्टिवली आपके ग्रुप को क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है। अगर मतलब फास्ट रिएक्शन करवाएगी वो उसके अटैचमेंट में, या फिर उसकी स्लो रिएक्शन करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओरिएंटेशन। मतलब अगर हमारा कोई भी बेंजीन रिंग पे पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो किस ओरिएंटेशन में लगा हुआ है, मतलब किस पोजीशन पे वो लगा हुआ है, वो हमें देखना पड़ता है। तो अगर जैसे मोनो सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारे पास कोई भी बेंजीन है, मतलब उसके ऊपर एक ही अगर अटैचमेंट है जो कि हमने अप्लाई करी है बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसका केवल एक ही आइसोमर बनता है। वहाँ कोई भी वहाँ पे और चांसेस नहीं होते ग्रुप अटैच होने के। वो आपका कहीं भी जाके आपका अटैच हो सकता है, फ्री है बेंजीन, बिल्कुल कहीं भी अटैचमेंट वो करवा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास जो बेंजीन है वो कैसी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मतलब कि अगर हमारे बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप की क्या हो रखी है, अटैचमेंट हो रही है इस टाइप से, तो जो आने वाला ग्रुप होगा उसको ओरिएंटेट होना पड़ेगा कि वो कहाँ जाके अटैच हो। मीन्स वो उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है, तीन पॉसिबिलिटी वहाँ पे क्रिएट होती है कि जो आपके आने वाला ग्रुप है वो ऑर्थो पे लग सकता है, पैरा पे लग सकता है, या फिर वो मेटा पे लग सकता है। इस टाइप का वहाँ पे मिक्सचर ऑब्टेन होते हैं हमें तीन आइसोमर्स की। कब, किस केस में बात करें हम, जब हमारे पास क्या हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। जब हमारे पास क्या हो, बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ और दूसरा ग्रुप वहाँ आ रहा हो, मीन्स डाई सब्स्टिट्यूशन अगर हमारे बेंजीन के ऊपर हो रही है तो वहाँ हमारे मिक्सचर बनते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा। अब ये जो मिक्सचर यहाँ पे बनते हैं ऑर्थो, पैरा, मेटा वाले जो डेरिवेटिव बनते हैं, इनकी जो अमाउंट होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। मीन्स कोई मेजर अमाउंट में बनता है, कुछ हमारा माइनर अमाउंट में बनता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टेबिलिटी किस टाइप से इफेक्ट कर रही है। जैसे कि आपके पास अगर यहाँ पे आपके पास ये टोलिन है, इस टोलिन में जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो आपका ये कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। तो जो सबसे ज़्यादा जो मेजर अमाउंट हमारा प्रोड्यूस होगा वो किसका होगा, वो हमारे ऑर्थो ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब जब ऑर्थो पे अटैचमेंट होगी हमारे पास नाइट्रो की, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगा। फिर उसके बाद हमारा पैरा बनेगा, फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा, मेटा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड पर अगर नाइट्रेशन करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो हमारा बनेगा मेटा के ऊपर। तो देखो दोनों ही केसेस में आपके पास क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड था आपकी बेंजीन, लेकिन फिर भी जो अमाउंट बन रही है मिक्सचर की वो हमेशा डिफरेंट बन रही है। इस केस में आपका ऑर्थो ज़्यादा बन रहा है, इस केस में हमारा ज़्यादा क्या बन रहा है, मेटा वाला ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे आए, ये चेंजेस हमारे आए कि आपके पास लगा हुआ जो एक ग्रुप है उसका नेचर किस टाइप का है। कि आपके पास ये CH3 और COH ग्रुप यहाँ लगा है, वो आपकी उसकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रेफरेंस देगा कि आपके आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा। मीन्स आएगा वो तीनों पे, लेकिन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा वो हमारा डिसाइड करता है ये लगा हुआ पहले से ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से जब भी हमारे पास कोई भी ग्रुप यहाँ पे आके लगता है कि जो हमारे पास ये अटैचमेंट जब हम करते हैं, तो ये जो पहले से लगा हुआ ग्रुप होता है ये क्या करता है, आने वाले ग्रुप को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि अगर वो डायरेक्टिव नेचर शो करता है, ठीक है, डायरेक्टिव नेचर शो करने का मतलब क्या है कि वो ईजिली वहाँ पे आके क्या कर जाता है, अटैच कर जाता है। तो वो आपका डायरेक्टिंग नेचर होगा। तो डायरेक्टिंग आपके दो टाइप के नेचर यहाँ देख सकते हैं हम, एक होता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर और एक होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग नेचर। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से ग्रुप की अटैचमेंट पहले से बेंजीन पे कर रखी है। ठीक है, मैं डायरेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या होती है डायरेक्टिव डेफिनेशन, कि जो एबिलिटी है, जो ग्रुप आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर, वो आने वाले नया जो हमारे पास ग्रुप होगा उसको डायरेक्ट करता है, मतलब उसको डायरेक्शन देता है कि तुम यहाँ आके अटैच हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास
क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास पहले से अटैच ग्रुप है वो डायरेक्शन देता है इस आने वाले ग्रुप को कि आप ऑर्थो पे आके अटैच करो या मेटा पे आके अटैच करो। तो ये हमारा उसका डायरेक्टिंग नेचर शो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायरेक्टिंग नेचर हमारे, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर और एक मेटा डायरेक्टिंग नेचर। तो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है वो हमारे कौन कौन से ग्रुप है, हम एक लिस्ट तैयार कर रखी है कि जो हमेशा क्या प्रेफरेंस देंगे कि आने वाला ग्रुप आपका या तो ऑर्थो पे आए या आपका ग्रुप कहाँ पे आए, पैरा पे आए। तो जो आपको प्रेफरेंस देता है कि आप आओ और हमारे ऑर्थो पैरा पे अटैच, जो उन ग्रुप को को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे कि वो कौन कौन से होंगे, बेंजीन पे लगने वाले वो कौन से ग्रुप होंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेंगे, वो आपका आर हो सकता है, C6H5 OH SH OR अमोनिया NHR NR2 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे हमारे पास होते हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करते हैं। उसके बाद मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब कि बेंजीन पे लगा हुआ वो ग्रुप जो कि क्या कहे कि आने वाले को कि तुम आओ और हमारे मेटा पोजीशन पे आके लग जाओ। तो वो ग्रुप कौन से होंगे, वो हमारे होंगे NO2 SO3H CN CHO COR। देखो ये लिस्ट है, थोड़ी सी क्रैम करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा याद करें, लेकिन एक छोटी सी हमारे पास ट्रिक है जिससे हम इसको याद भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हम इनको ईजिली कर दें। तो वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हम इनको डबल ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो कि अगर हमारे पास जो कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसके पास या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कोई इस टाइप का अगर हमारे पास मॉलिक्यूल लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। देखो यहाँ आप देख भी सकते हो, जैसे ये NO2 के अंदर क्या आता है, आपका डबल बॉन्ड आता है। CN है आपका, CN में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। ऐसे आपका NR3 पॉजिटिव, इस टाइप का जो कटाइन टाइप का जो चार्ज आपके होते हैं, ये सारे के सारे कैसा नेचर शो करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो करते हैं, ठीक है। एक टाइप से आप ये भी कह सकते हो ये ना एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें हम किसकी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, तो इसके अंदर कौन से ग्रुप आएंगे जो कि हमारे मेटा पे आएंगे, उसको छोड़ के जो बाकी बचे वो सारे क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। मतलब कि ना तो यहाँ डबल बॉन्ड वाले एटम होने चाहिए, ना ही आपके ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ना ही आपका पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, या तो आपके पास CH3 Cl OH NH2 इस टाइप के वहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो कैसा इफेक्ट शो करेंगे, वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर को शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। जो फर्स्ट फैक्टर हमारा था, क्या था फर्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओरिएंटेशन, कि आपके पास जो पहले से ग्रुप अटैच है वो ओरिएंटेट करता है, वो बताता है कि आने वाला ग्रुप आपको कहाँ अटैच करना है, वो डायरेक्शन देता है उसे आने वाले ग्रुप को, ठीक है। सेकंड हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी। सेकंड हमारे पास ये क्या होगा, रिएक्टिविटी के बेसिस पे, मतलब कि अगर हमारे पास कोई मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन होती है, जब भी वो क्या करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जाती है, तो वो फास्टर रेट होती है उसकी, किसके कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में। देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझो, एक सिंपल बेंजीन हमारे पास है और एक बेंजीन हमारे पास है जिसके ऊपर कोई पहले से सब्स्टिट्यूशन ऐड कर रखी है। तो ये लगने वाला जो ग्रुप है ना, वो क्या करता है, इसको डायरेक्ट करता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, अगर वो रिएक्शन को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है बेंजीन के कंपैरिजन में, इस बेंजीन के कंपैरिजन में अगर रिएक्शन हमारी फास्ट हो रही है, तो वो ग्रुप हमारे कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसे ग्रुप कहलाएंगे, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। वहीं पे एक कोई ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो कि इस बेंजीन से रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब यहाँ कोई ऐसी अटैचमेंट हो जाती है, वो क्या करता है, वो हमारे रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो उस टाइप के जो ग्रुप होंगे जो कि इस रिएक्शन को बेंजीन से भी स्लो कर देंगे, तो वो हमारे कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। दो टाइप के ग्रुप होते हैं हमारे पास जो कि रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से बताए हमने, जो कि हमारे बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्शन को फास्ट कर दे, वो ग्रुप हमारे एक्टिवेटिंग होते हैं, और जो बेंजीन से भी स्लो रिएक्शन करे वो हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इनके अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, तो देखो जनरली जो आपने अभी ऊपर डिस्कस किया था, कौन सा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और वहीं पे जो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये हमें अलग से दोबारा सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थो पैरा वाले याद करोगे तो वहीं से हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेटिव रिएक्टिविटी, मतलब यहाँ पे में जो रिएक्टिविटी का हम ऑर्डर बता रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो कैसे डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो देखो कैसे हमारे पास कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कि देखो जब भी हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है एज ए इंटरमीडिएट। तो ये जो कार्बोकेटायन बनता है, ये वाले स्टेप कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है,
ठीक है। इस केस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसीलिए जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से क्या हो जाता है, आपके पास जो रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाती है। तो वो फैक्टर जो कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे या फिर हमारे पास क्या करे, हमारे बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाए, तो वो हमारा क्या होगा, उस रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। मतलब कि वो फैक्टर जिससे हमारे पास ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, उस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी फास्ट होगी। और जिस केस में आपका ये डिस्टेबलाइज बन रहा होगा कार्बोकेटाइन, वो हमारी रिएक्शन वहाँ पर प्रोसीड होना ही नहीं चाहेगी। तो जो मेन डिपेंडेंस होती है हमारे पास रेट होने का या ना होने का रीज़न, वो क्या होता है, ये बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर ये कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल बन रहा है, इट मीन्स आपके पास ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो आपकी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वहीं पे अगर डिस्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटाइन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहाँ डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें अब यहाँ क्या देखना है कि कौन से फैक्टर है जो कि आपकी इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे और कौन से फैक्टर है जो कि इस कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास इस कार्बोकेटाइन से लगने वाला ग्रुप कैसा ग्रुप है, अगर वो लगने वाला ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, रिलीजिंग सभी को पता है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, इस टाइप का अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, साथ के साथ में रेजोनेंस भी दिखा रहा है। ठीक है, मतलब वो एक टाइप से आपकी इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को बाय द या तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू या फिर रेजोनेंस के थ्रू, तो वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और रिएक्टिविटी को फास्ट करेंगे। वहीं पे अगर हमारे पास इसके साथ लगने वाला ग्रुप क्या हो जाता है, कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, मतलब वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या करेगा, इसकी डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पहले से यहाँ पे आया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है। और कोई विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ लग जाता है तो वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज हो जाता है। और उस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ जनरली जो दो फैक्टर होते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक हमारा रेजोनेंस होता है, ये दोनों फैक्टर मिलके इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। आपका एक क्या है, टॉलिन है, उसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा रहे हैं, तो यहाँ लगने वाला ग्रुप यहाँ क्या हो गया, टॉलिन हो गया। एक में हमारे पास सिंपल बेंजीन है और एक हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन। तो टोलिन के केस में CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखने वाला है, ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो यहाँ अगर हम रेट का कंपैरिजन करें फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है, ये हमारा स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से ये जो रेट होती है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। वहीं पे ये आपका मीडियम होगा और वहीं पे ये सबसे कम आपका जाना प्रेफरेंस करेगा। मतलब कि अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है किसी नाइट्रोबेंजीन पे, तो उसकी रेट थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी कंपेरिजन टू किसके, टोलिन के कंपेरिजन में। यहाँ पर ये बात इन्होंने समझाई है। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव रिएक्टिविटी था कि अगर दो तीन चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो किस टाइप से वो कंपैरिजन देखा जाता है। तो किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे उसको, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे या फिर आपका रेजोनेंस के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे आपका ये NO2 ग्रुप रेजोनेंस भी दिखा सकता है कि आपका डबल बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब जो हमारा फर्स्ट जो हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर पढ़ा था हमने कि जो आपका सब्सटेंट लगा हुआ है, अटैचमेंट जो पहले से लगी हुई है, वो आपका ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है और रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट था उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड कैसे करता है। वहाँ हमने ये बताया था केवल कि अगर आपका कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपका वहाँ पे ऑर्थो पैरा नेचर शो करेगा आपका अटैचमेंट आने वाला ग्रुप, और अगर वहीं पे कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो वो वहाँ पे वो मेटा की अटैचमेंट दिखाएगा। ये चीज़ हमने वहाँ पे जनरली बता के आए थे। अब उसकी एक्सप्लेनेशन कि ऐसा ही क्यों करा उन्होंने, है ना, ये जैसे हमने यहाँ पे समझाया था ना कि आपके पास ये ऑर्थो पैरा नेचर के ग्रुप होते हैं, ये मेटा के, तो ये ग्रुप ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। और ये ऐसा क्या काम करते हैं कि केवल कहाँ बढ़ाते हैं, ये आपका मेटा पे रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कौन सा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट। मतलब कि अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, हमारे पास कोई आई ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो अगर जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एक बार ऑर्थो पे जा सकता है, हमारा एक बार पैरा पे जा सकता है और एक बार कहाँ जा सकता है, मेटा। देखो तीनों कंडीशन हम यहाँ लेके चलेंगे, फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी देंगे।
ठीक है। तो हम पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। हमने ऐसी अटैचमेंट करी है जिनका नेचर होता है ऑर्थो पैरा पे लगाने का, कि वो डायरेक्शन देते हैं कि आप आओ और आके कहाँ अटैच हो जाओ, ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाओ। तो उन्होंने यहीं पे क्यों अटैचमेंट करी, तो हम तीनों को लगा के देखेंगे, तीनों पे करेंगे, फिर तीनों में क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जब हमारे पास ग्रुप आता है और कहाँ लग जाता है, पैरा पे लग जाता है। तो जब ग्रुप हमारा पैरा पे लगता है तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो किस टाइप से बनेगी, देखो यहाँ पे आपका जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ से आपका इस पोजीशन पे ए आके लग गया, तो यहाँ से अगर डोनेशन हुआ है तो इस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे। तो वही हमारा यहाँ पे प्लस कार्बन चार्ज आ गया इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पे रेजोनेंस होगी तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये आगे डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप की हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन गई। अब सेकंड केस देखो, जब वो पैरा पे अटैक करता है, तो ये आपका पैरा पोजीशन थी, तो पैरा पोजीशन से अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे आपका पैरा पे तो अटैचमेंट हो जाएगी और बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस होगी तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर रेजोनेंस होगी तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो इस टाइप से कितनी अटैचमेंट, कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो गई। अब हम नेक्स्ट अटैचमेंट देखते हैं मेटा के ऊपर। तो जब आपका ग्रुप मेटा पे आके लगता है तो वो मेटा पोजीशन पर, ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जाएगी, तो यहाँ पे तो अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो वही हमने यहाँ स्ट्रक्चर बना दी। नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस होगी तो आगे शिफ्ट होगा बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनी है। लेकिन अगर यहाँ कंपेरिजन किया जाए तो देखो यहाँ पे 2 केस यहाँ पे अराइज हुए हैं हमारे पास ऑर्थो और पैरा के केस में। ऑर्थो और पैरा केस में हमारा पॉजिटिव चार्ज उस पोजीशन पे आया है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। देखो जैसे CH3 है, CH3 के जस्ट नीचे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया है, और CH3 का नेचर होता है डोनेटिंग नेचर, और पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बोकैटायन हमें बना है। तो यही हमने बताया था कि आपके पास जो रिएक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, कि आपका कार्बोकैटायन कितना स्टेबल बन रहा है। तो ये वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन, दोनों ही बहुत ज़्यादा मोर स्टेबल की कैपेबिलिटी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। वहीं पे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो ऐसा कहीं भी पोजीशन नहीं है जहाँ पे इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही हो, ठीक है। तो इस केस में यहाँ जो इनको स्टेबलाइजेशन मिल रही है, जिसकी वजह से आपका ये वाला जो ग्रुप होता है ये क्या डायरेक्शन देता है कि आने वाले ग्रुप आओ और कहाँ लगो, या तो ऑर्थो पे लगो या फिर वो कहाँ लगो, पैरा पे लग जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनती है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बनती है कंपेरिजन टू इन तीनों के, इसीलिए वो यहाँ पे डायरेक्शन करता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैविंग -I एंड +M इफेक्ट। मतलब अब ऐसे ग्रुप की बात करेंगे जिनका नेचर कैसा हो, हमारे पास -I का नेचर हो, मतलब वो इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो वो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करते हो, और वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हो। देखो M का मतलब होता है कि रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन करना, मतलब अपने लोन पेयर का डोनेशन करना, और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। -I मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करना, और +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा के थ्रू डोनेट करना। ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, -I और +M, मतलब ऐसे ग्रुप होंगे जो कि अपने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट कर सकते हैं और सिग्मा के थ्रू वो अपने पास वापस खींच भी सकते हैं। तो इसमें भी हम तीनों के अटैचमेंट देखेंगे। तीनों के अटैचमेंट कैसे, मतलब यहाँ पे भी हम ऑर्थो पे अटैच करेंगे, पैरा पे अटैच करेंगे और मेटा पे अटैच करेंगे। तो तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं। देखो फर्स्ट हमने कहाँ अटैचमेंट की, ऑर्थो पे। तो जब ऑर्थो पे अटैचमेंट होती है यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑर्थो पे आके इस पोजीशन पे आपका ग्रुप लग जाएगा और यहाँ इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव की स्टेबलाइजेशन करेंगे, ये आपका बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, अब इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसकी रेजोनेंस होगी, क्यों, अब यहाँ पे M भी शो करना है हमें। क्या शो करना है, ये था हमारा -I वाला, अब हमें +M भी शो करना है। +M में मैंने बताया था कि वो रेजोनेंस के थ्रू क्या करता है, अपनी जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनको डोनेट करेगा, मीन्स वो आपके लोन पेयर को डोनेट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे लोन पेयर नीचे आएंगे, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट, और पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये वाली एक हमारी क्या बन जाएगी, स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। सेम उसी केस में जब हम यहाँ पैरा पे अटैचमेंट करते हैं, तो पैरा के केस में भी क्या होता है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से पैरा से उठ के यहाँ जाएगी, तो पैरा पे तो अटैचमेंट हो जाएगी और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर रेजोनेंस करेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर और आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये और आगे अब क्या हो गया,
वही आपका प्लस एम शो होगा, नीचे बॉन्ड आएंगे लोन पेयर वाले, बॉन्ड आगे शिफ्ट होंगे और इस टाइप की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी। तो इस केस में जब हमने यहाँ पे देखा तो इस दोनों केसेस में हमारे पास ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है कंपेरिजन टू जब हम मेटा पे लेके आते हैं। मेटा पे ऐसा कोई भी केस अराइज नहीं होता, ठीक है। मेटा पे केवल आपके जो यहाँ पे इफेक्ट लगता है वो यहाँ पे प्लस एम का इफेक्ट यहाँ लगता ही नहीं है। जो प्लस एम हम यहाँ पे लगा रहे हैं दोनों में, तो प्लस एम यहाँ पे शो ही नहीं हो पाता। जो प्लस एम होता है वो डोमिनेटिंग नेचर यहाँ रखता है, जिसकी वजह से आपके पास ये दोनों की क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाते हैं और ऑर्थो पैरा हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर था, लेकिन कब किस केस में, जब हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि -I और +M शो करता हो। तो हमने यहाँ देखा कि ऑर्थो पैरा को नेचर डायरेक्ट करने वाले दो ग्रुप हैं, या तो आपका -I नेचर रखता हो और साथ में +M रखता हो, या फिर ये हमारा फर्स्ट केस है, या फिर कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर रखता हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर रखेगा तो वो भी आपके कार्बोकेटाइन क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि कौन से ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग की अगर बात करें तो हमारे पास ये NO2 टाइप की हमने अटैचमेंट लगाई है। ये आपका NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी देगा और इलेक्ट्रोफाइल की अटैचमेंट करवाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये आपका ऑर्थो पे अगर लगा तो ऑर्थो पे लगा तो यहाँ अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है। अब रेजोनेंस करेंगे तो आगे शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर आगे शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे जब पैरा पे अटैचमेंट करेंगे तो ये पैरा आपकी बार कहाँ से जाएगा, पैरा अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी यहाँ से, तो यहाँ तो आपका E लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेक्स्ट स्टेप में और आगे शिफ्ट होगा तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ये केस हमारे बने। थर्ड केस जब हम डिस्कस किया मेटा वाला, तो मेटा पे आपका मेटा से डेंसिटी दी जाएगी, यहाँ मेटा से डेंसिटी दी गई, मेटा पे तो E लग गया और आपके पास यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया। अब फिर से रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस से आपका बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होने के बाद ये आपके यहाँ पे इस टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। अब देखो कंपैरिजन हम करते हैं यहाँ पे, तो जब भी हम ऑर्थो और पैरा का देखते हैं तो ऑर्थो पैरा के केस में एक ऐसी स्ट्रक्चर आती है बीच में जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। किस टाइप की स्ट्रक्चर, देखो यहाँ इस टाइप की स्ट्रक्चर, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और इसके ऊपर लगने वाला ग्रुप कैसा है, NO2 ग्रुप है। और हमें पता है जो NO2 ग्रुप होता है कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और कोई ग्रुप ऐसा हो जो कि आपके कार्बोकेटाइन से अटैच और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच, तो हमने पढ़ा था अभी पिछले थोड़ी सी देर पहले ही कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी कार्बोकेटाइन से अटैच हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसकी रिएक्शन की रेट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बनने वाला प्रोडक्ट हमारा अच्छा नहीं बन पाता। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बन पाता है हमारा इस केस में, मेटा वाला, ठीक है, क्योंकि मेटा में ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलती। ऑर्थो और पैरा में दोनों ही केसेस में हमें यही कंडीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है यहाँ पे खत्म। उसके बाद आता है कोई इफेक्ट ऑफ हेलोजन, कि अगर हमारा कोई हेलोजन पहले से लगा हुआ हो बेंजीन रिंग पे तो वो किस टाइप से अफेक्ट करेगा। तो देखो अगर हमारे पास पहले से कोई हेलोजन लगा हुआ है तो सेम केस हम यहाँ देखेंगे ऑर्थो पैरा मेटा वाला। तो पहले हमने ऑर्थो पे लगा के देखा, जब हमने ऑर्थो पे लगाया तो हमारे पास इस टाइप की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है जो कि मोर स्टेबल बनी है, ठीक है। उसके क्यों, देखो ये स्टेबल है क्यों, यहाँ देखो हमने ऊपर भी बताया कि ये आपकी स्टेबल स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पे ये भी बताया था हमने कि ये स्टेबल है ना, ये वाली स्ट्रक्चर स्टेबल है। ऐसे हमने हेलोजन में भी यही बता रहे। तो ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एटम आपके प्रेजेंट हैं उन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है, इसीलिए स्टेबल स्ट्रक्चर है। सेम यहाँ क्लोरीन वाले केस में भी यही काम हुआ है कि यहाँ पे जो आपके जितने भी एटम अटैच हो रखे हैं उन सभी का यहाँ पे क्या हो रखा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है, इस वजह से ये मोर स्टेबल है। ऐसे जब हम पैरा पे अटैचमेंट करते हैं तो पैरा के केस में भी इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। आई थिंक सभी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनानी आती है और एक बार ही सभी दोबारा ट्राई भी करेंगे, ठीक है। देख के नहीं बनानी है, आपको क्या करना है, क्लोरीन का लेना है, केवल आपको इलेक्ट्रोफिल लेना है और ये खुद बना के देखनी है तीनों इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखना नहीं है, बाद में जब आप बना चुके होगे उसके बाद अपने मैच करना कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी, कहाँ हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिया, ठीक है। फिर आपको जल्दी से बनाना अच्छा आएगा। अगर आप इसको देख के सीखोगे केवल तो यहाँ से फिर भी आप मिस्टेक पेपर में पक्का ही करोगे। तो ट्राई करना कि खुद बिना देखे एक बार बना के देखो, फिर अपनी मिस्टेक वहाँ ढूंढो कि हमने कहाँ पॉइंट छोड़ा है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट होगा मेटा वाला, तो मेटा वाले केस में हमारे पास कोई भी इस टाइप की स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रही होगी जहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो हेलोजिनेशन वाला होता है वो भी ऑर्थो और पैरा इफेक्ट ही ज़्यादा क्या करता है, शो करता है मेटा के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ क्या बताया कि जो ऑर्थो पैरा यहाँ फॉर्म हो रहे हैं वो आपके किस फॉर्म में होने चाहिए, वो आपके फॉर्म होने चाहिए 2:1 के अंदर,
ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बने वो किस रेशो में बनना चाहिए, 2:1 में बनना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में आपका रेशो आता है ऑर्थो पैरा का, वो आपका कुछ अलग ही आता है। उसका रीज़न यहाँ पे क्या है, उसका रीज़न हमारे पास होता है स्टेरिक फैक्टर और एक दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इन दोनों की वजह से जो हमारा रेशो 2:1 आना चाहिए था वो रेशो यहाँ पे नहीं आ पाता है ऑर्थो और पैरा के केसेस में, ठीक है। अच्छा देखो, हमने ये एक्सपेक्ट क्यों किया कि 2:1 ही आए, हमने और कोई रेशो एक्सपेक्ट क्यों नहीं करा। देखो क्यों करा है, ये यहाँ पे इसके फिगर से समझ में आएगा कि अगर हमारे पास ये कोई ग्रुप यहाँ अटैच हो रहा है, आपकी ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। यहाँ से अगर काउंट करोगे तो ये ऑर्थो है, ये मेटा और ये क्या है, पैरा। मतलब पैरा हमारा एक ही बार आया है और ऑर्थो हमारा क्या आया, 2 बार आया, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया। इसीलिए हमने क्या एक्सपेक्ट किया है कि आपका रेशो होना चाहिए 2:1, क्योंकि ऑर्थो की 2 पोजीशन है और एक आपके पास पैरा की 1 पोजीशन है, ठीक है। इस वजह से हमने 2:1 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 2:1 हमारा नहीं आता है। वो रीज़न हमने बताया, 2 फैक्टर, एक स्टेरिक फैक्टर और एक दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर को डिस्कस करते हैं। देखो स्टेरिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास जो बेंजीन है, उस बेंजीन के ऊपर जो लगा हुआ ग्रुप है वो कैसा ग्रुप हो, हमारा बल्कि ग्रुप हो, मतलब उसका साइज क्या हो, बहुत बड़ा सारा साइज हो, ठीक है। उसका साइज अगर बड़ा हो जाता है तो साइज बड़ा होने की वजह से जो इनकमिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि वो उस ग्रुप के साथ आके क्या करेगा, हिंड्रेंस फील करेगा, ठीक है। इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगी, इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ऑर्थो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कम बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर वो इस ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो इन दोनों बहुत पास होने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन होगी, ठीक है। रिपल्शन होने की वजह से ये स्टेबल नहीं हो रह पाएंगे। इसीलिए इस केस में हमारा पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे देखा तो जो ऑर्थो पैरा का रेशो था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। तो अब देखो, अगर हम यहाँ बात करें ग्रुप की एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास टोलिन है, एक इथाइल बेंजीन है, फिर आइसोप्रोपाइल है, फिर टर्ट ब्यूटाइल है। अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो जब हम इस सीरीज़ में चल रहे होते हैं तो हमारे पास जो ऑर्थो पैरा का जो रेशो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ता हुआ जा रहा है हमारे साइड एटम का, ठीक है। साइड एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, जिस वजह से इनके बीच में रिपल्शन हो जाती है और स्टेरिक फैक्टर की वजह से हमारा रेशो और 2:1 ना रह के चेंज हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड हमने क्या फैक्टर बताया था, सेकंड हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा कार्बोकेटाइन जो बना था उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, कि उस कार्बोकेटाइन पे लगने वाला जो ग्रुप है साइड में वो उसको स्टेबल कर रहा है या डिस्टेबल कर रहा है। तो कई बार क्या हो जाता है, आपके पास लगा हुआ ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमारा थोड़ा सा कम बनने लग जाता है। तो ये हमारा सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारे कार्बोकेटाइन की जो इंटरमीडिएट फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं क्या टॉपिक हमारा बचता है नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड सब्सटीट्यूएंट इनटू द रिंग। कि जब हमारे पास 2 सब्सटीट्यूएंट पहले से लगे हुए हैं, 2 अटैचमेंट हमारे पास पहले से लगी हुई है, अब हमें थर्ड अटैचमेंट करनी है, तो 2 अटैचमेंट जो लगी हुई है वो कैसे अफेक्ट करेंगे हमारे आने वाले थर्ड ग्रुप के ऊपर। अभी तक हम डाई सब्सटीट्यूएंट पढ़ रहे थे, मतलब पहले आपके पास एक ग्रुप लगा था, दूसरा ग्रुप आ रहा था, लेकिन अब की बार हमारे पास 2 ग्रुप लगे और तीसरा ग्रुप हमारे पास आ रहा है, तो अब वो कैसे हमारे पास इफेक्ट डालेगा। तो देखो फर्स्ट जब हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या आया, पैरा नाइट्रोटोलिन। ये हमारे पास एक क्या है एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे, तो नाइट्रेशन में ऐड क्या होगा, हमारा NO2 ऐड होगा। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, अब तक सभी को आ जाना चाहिए था, हमने स्टार्टिंग में देख लिया। HNO3 ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन होता है, NO2 पॉजिटिव। ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आता है और हमारे पास अटैक करेगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास, कि जब भी आपका ग्रुप लगा हुआ है, जैसे आपका CS3 है, कैसा ग्रुप है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हमने पढ़ा था पीछे अभी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर आते हैं हमारा कौन, CS3। वहीं NO2 की बात की जाए तो NO2 कैसा ग्रुप है, हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो दोनों ही हमारे पास यहाँ क्या करते हैं, एक तो बोलता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करो, एक बोलता है यहाँ मेटा डायरेक्ट करो, ठीक है। तो ये दोनों क्या मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके हमारे इफेक्ट को क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं। रेनफोर्स करने का मतलब क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं। और हमारा जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट जो आता है वो कहाँ आता है, ईजिली आ जाता है और कहाँ आके लग जाता है, इस ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपके जो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरा आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन में लगे हुए हैं कि वो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरा इफेक्ट देखते हैं, दूसरी वैल्यू हम क्या देखते हैं, एग्जांपल कि आपके पास एक क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे कि CHO। हमने बताया था कि भाई ये देख लो कि विड्रॉइंग ग्रुप पावर किसकी है,
तो और डोनेटिंग पावर है तो वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, विड्रॉइंग पावर है तो वो मेटा पे जाएगा। तो ये आपका एक तरह से विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। OH हमारा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो ग्रुप होते हैं, जब इसके ऊपर हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, मीन्स क्लोरीनेशन अगर हम इसकी करते हैं, तो क्लोरीनेशन करने के टाइम जो हमारा मेटा वाला ग्रुप है और जो ये आपका ऑर्थो पैरा वाला ग्रुप है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रेनफोर्स नहीं करते। ठीक है, ये क्या नहीं करते, एक दूसरे को रेनफोर्स नहीं करते, मतलब कि अब की बार ये ऐसी पोजीशन पे जाके लगेगा कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही अपने आप को आगे शो करेगा। ठीक है, ऊपर क्या देखा था हमने, ऊपर देखा था कि दोनों एक साथ मिलके काम करते थे। ठीक है, दोनों क्या करते थे, एक साथ मिलके काम करते थे। लेकिन अब नीचे यहाँ पे क्या हो गया, डोमिनेटिंग नेचर आ जाएगा कि जिसका नेचर ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेफरेंस दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप होता है इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर शो करता है। तो ये कहाँ जाके शो करेगा, ये हमारे पास ये इसके अटैचमेंट कहाँ करवा देगा, इस पोजीशन पे अटैच करवा देगा, इसके पैरा पोजीशन पे। तो हमारा क्लोरीनेशन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम लिखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, मिथॉक्सीटोलिन। मिथॉक्सीटोलिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी हमारा कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर रखता है। तो दोनों ही मोर पावरफुल ग्रुप हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से जब हमारा न्यू कोई एलिमेंट एंटर करेगा तो वो कहाँ जाना प्रेफरेंस करेगा, वो जाना प्रेफरेंस करेगा पैरा पोजिशन पर। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑर्थो पहले से बुक हो रखी है। ठीक है, ऑर्थो पहले से बुक हो रखी है, अब अवेलेबल नहीं है दोबारा ऑर्थो, तो वो कहाँ जाना प्रेफरेंस दिखाएगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जाना ज़्यादा प्रेफरेंस शो करेगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसके अटैचमेंट को चेंज कर देते हैं, अगर ये दोनों आपस में पैरा हो चुके हैं तो अब आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, आने वाला ग्रुप ईजिली अब ऑर्थो पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब आपके दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप कैसे हो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो। मतलब क्लोरीन भी हमारा क्या करता है, मेटा डायरेक्शन शो करता है, ब्रोमीन भी क्या करता है, मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो करता है। तो इस केस में हमारे पास अटैचमेंट जो आके लगेगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी कि हम कहाँ पे लाके उसको थर्ड ग्रुप को कहाँ इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो जो यहाँ पे ओरिएंटेशन जो आएगी वो कैसे गाइड की जाएगी, जो आपका लेस पावरफुल होगा टू मेटा डायरेक्टिंग, जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट वो ग्रुप है, मतलब जो आपका जैसे ये वाला ग्रुप है, ये वाला, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि पावर किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी पावर आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग वो अटैचमेंट वहाँ लग जाएगी। जैसे क्लोरीन ग्रुप और ब्रोमीन यहाँ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कहाँ अटैचमेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो किस हिसाब से होगी, देखो ये इस वे में होगी कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे और उनकी अमाउंट भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर हम इस ग्रुप की नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 60% इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, 39 इस टाइप का और 1% हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, मिक्सचर की फॉर्मेशन जाती है अगर हमारे पास दोनों ही यहाँ पे मेटा ग्रुप की फॉर्मेशन हो रखी है। तो समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचता है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया हमारा कि मेटा डायरेक्टिंग जो होगा वो किस हिसाब से इफेक्ट करेगा कि जो लेस पावरफुल होगा विल टेल ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप, कि जो पावरफुल जिसकी कम होगी, जो लेस पावर होगा वो बताएगा कि आने वाला ग्रुप कहाँ ओरिएंटेट होगा। ठीक है, ये हमें बता रखा है। और यहाँ हम ओरिएंटेशन की जो सीरीज़ है उसको भी हमारे पास बुक में दे रखी है, उसको एक बार रीड कर लेना। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्या होगी रिएक्टिविटी, अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, हमारा CHO का होगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड R का, उसके बाद COH का, SO3H का। मीन्स वहाँ आपको बुक में सीरीज़ मिल जाएगी, वो एक बार रीड कर लेना, आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक होता है ख़त्म। लास्ट एक बचता है हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन सिंथेसिस। मीन्स ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें कोई भी नया ग्रुप की सिंथेसिस करनी है तो वहाँ पे जो आपका ये रिएक्टिविटी है वही डिपेंड करवाती है कि आपके पास किस टाइप का ग्रुप बनेगा। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग की हम क्या करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं तो हमारे पास SO3H ग्रुप बन जाता है। अब ये SO3H लग चुका है, मतलब इस बेंजीन के ऊपर एक हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप लग चुका है। ठीक है, तो ये जो सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग चुका है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो क्या प्रेफर करेगा कि आपका जो आने वाला ग्रुप है वो ब्रोमीन जो आने वाला ग्रुप है वो कहाँ आके लगे, मेटा पे आके लगे। तो अगर हमें यहाँ पे मेटा ब्रोमो बेंजीन कभी बनाने की ज़रूरत पड़े सल्फोनिक एसिड टाइप का, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ऐसे ग्रुप को ऐड करवाएंगे जो कि कैसा नेचर रखता हो, मेटा डायरेक्टिंग नेचर रखता हो। सेम ही अगर हमें यहाँ पे कोई पैरा प्रोडक्ट या ऑर्थो प्रोडक्ट अगर बनाना है तो हम इस बेंजीन के ऊपर किस चीज़ की एडिशन करवाएंगे जो कि यहाँ पे कैसा नेचर रखता हो, ऑर्थो और पैरा का। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो बेंजीन होगी वो डिसाइड करके बताएगी कि अगर आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसे ग्रुप इसके ऊपर अटैच करो जो कि कैसा नेचर रखते हो, अपना ऑर्थो पैरा नेचर रखते हो। ठीक है, अब जैसे लास्ट हमारे पास है क्या,
कि अगर हमें क्या बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजीन, तो हमें बेंजीन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग नेचर रखता हो। और मेटा डायरेक्टिंग नेचर हमारे पास COH का होता है, तो हमारे पास अगर टोलिन दे रखा है तो टोलिन से हम पहले COH बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस टोलिन का जो CH3 है इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो यहाँ पे COH बन जाएगा। अब ईजिली ये हमारा कैसा ग्रुप आ चुका है, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आ चुका है। जब भी हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो आने वाला ग्रुप हमेशा कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये यूनिट खत्म होती है हमारी अरीन और एरोमेटिसिटी की। ठीक है, अब जो भी डाउट हो मुझे बता देना, वो हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके।